हेलो वन वेलकम टू रेडियंट एकेडमी। मैं अमूल छेपे आप सभी का स्वागत करता हूं रेडियंट एकेडमी के इस नए एडिटोरियल एनालिसिस में। आज कुछ कारणों की वजह से लेक्चर सुबह नहीं हो पाया, इसलिए आपके लिए ये लेक्चर शाम में लेके आ रहा हूं। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगले 3 दिन घर में पूजा होने की वजह से मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगा, तो अगले 3 दिन तक ये क्लास नहीं होगा। फ्राइडे से फिर से ये क्लास शुरू हो जाएगा। ठीक, थैंक यू वेरी मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। चलो लेट अस बिगिन विद द क्लास टुडे। आज का हमारा जो पहला वर्ड है वो है रेट्रोग्रेड। देखो रेट्रोग्रेड ये जो वर्ड है ये ऐसे चीज के बारे में बताता है या ऐसा कुछ भी जिससे आप पीछे जाएं या जिससे आपका नुकसान हो या जिससे आपका पतन हो, ऐसी कोई भी चीज उसे हम रेट्रोग्रेड कहेंगे। तो ये बेसिकली एक एडजेक्टिव है, किसी चीज के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो कोई भी चीज जिससे आपका पतन हो रहा है वो रेट्रोग्रेड हो गई। ठीक, या कोई सोच भी हो सकती है। जैसे ये सेंटेंस देखेंगे, हिज व्यूज ऑन सोशल इश्यूज वेर कंसिडर्ड रेट्रोग्रेड बाय द यंगर जनरेशन। है ना, कोई व्यक्ति है, अब इनकी जो सोच है सोशल इश्यूज के बारे में, उस सोच को जो यंगर जनरेशन है वो कैसे समझती है, वो उन्हें रेट्रोग्रेड समझती है। रेट्रोग्रेड मतलब ऐसी सोच कि जिससे आप पीछे जाएंगे, है ना, अभी की जनरेशन के साथ नहीं चल सकते, आप पीछे जाएंगे, आपका पतन होगा, ऐसी सोच यंगर जनरेशन को उनकी लगती है। मीनिंग क्या होगा इसका? मूविंग बैकवर्ड, है ना, पीछे जाना। रिवर्टिंग टू एन अर्लियर एंड लेस एडवांस स्टेट, यानी पीछे जाना, बेसिकली पुनः वह स्थिति में जाना जो स्थिति कुछ सालों पहले थी। ठीक है, अभी करंट सिचुएशन से पीछे चले जाना। सिनोनिम क्या होगा इसका? रिग्रेसिव। देखो, एक होता है प्रोग्रेसिव जिससे आप आगे जाएंगे, रिग्रेसिव मतलब पीछे जाएंगे। बैकवर्ड या डेटीरियोरेटिंग, डेटीरियोरेटिंग मतलब हालत खराब होना। एंटोनिम क्या होंगे इसके? एंटोनिम होंगे प्रोग्रेसिव, है ना, रेट्रोग्रेड मतलब पीछे जाने वाला, रिग्रेसिव है। एंटोनिम क्या होगा? प्रोग्रेसिव, आगे ले जाने वाला। फॉरवर्ड या एडवांसिंग। ठीक है, क्लियर? बहुत सिंपल सा और अच्छा वर्ड है रेट्रोग्रेड। रेट्रोग्रेड मतलब समथिंग दैट टेक्स यू बैक। चलो नेक्स्ट वर्ड वी हैव टुडे इज एडमोनिशन। एडमोनिशन, एडमोनिशन का मतलब होता है किसी को स्ट्रिक्टली वार्न करना या इवन एडवाइस देना, पर वो एडवाइस जरा स्ट्रिक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, कल की टेस्ट को आना है, कल की टेस्ट को आना है। अब दिस इज एन एडवाइस और वार्निंग बट इन अ स्टर्न एक्शन, जो ऑथोरिटेटिव टोन में बोली गई। देखो कल की टेस्ट को आना है, तो दिस काइंड ऑफ अ टोन और एक्शन इज कॉल्ड एडमोनिशन। इसे वार्निंग समझो, एडवाइस समझो, है ना। देखो आपको एग्जाम को सही समय पे पहुंचना पड़ेगा, तो ये सजेशन है लेकिन थोड़ा स्ट्रिक्ट सजेशन है। ऐसे सजेशन को या एडवाइस को हम लोग एडमोनिशन कहते हैं। हाँ, देखो सेंटेंस देखो, द टीचर्स एडमोनिशन टू फोकस ऑन स्टडीज वेंट अनहीडेड बाय द स्टूडेंट्स। अनहीडेड, हीड का मतलब होता है ध्यान देना, अनहीडेड का मतलब अननोटिस चले जाना, यानी विद्यार्थियों ने, टीचर ने जो कहा था कि पढ़ाई करो, अपने पढ़ाई पे फोकस करो, उस पर विद्यार्थियों ने ध्यान नहीं दिया, स्टूडेंट्स ने ध्यान नहीं दिया, तो उसे हम कहेंगे ध्यान नहीं देने का मतलब होता है अनहीडेड, अननोटिस। और एडमोनिशन का मतलब क्या कि टीचर ने स्टूडेंट्स को बहुत स्ट्रिक्टली वार्न किया था। वार्न किया था मतलब सजेशन दिया था, एडवाइस किया था इस केस में, देखो अपनी स्टडी पे फोकस करो, लेकिन ये वो कैसा स्ट्रिक्ट ऑथोरिटेटिव टोन में है। ठीक है, इसे कहेंगे एडमोनिशन। व्हाट इज द मीनिंग? अ वार्निंग और अ पीस ऑफ एडवाइस ऑफन गिवन इन अ फर्म और ऑथोरिटेटिव मैनर, है ना, थोड़ा सा ऑथोरिटेटिव मैनर में कही गई कोई चीज, उसे हम एडमोनिशन कहेंगे। सिनोनिम क्या होगा इसका? कॉशन। कॉशन का मतलब क्या है? कुछ भी गलत हो सकता है, इसके लिए पहले ही वार्न कर देना, कॉशन करना। रिप्रिमांड करना यानी डांटना या गलत कर रहे हो ये बताना। काउंसिल करना यानी किसी को उपदेश देना, राइट, दैट इज काउंसिल करना। एंटोनिम क्या होंगे इसके? किसी की प्रशंसा करना, प्रेज करना, या इनकरेजमेंट या अप्रूवल, राइट। तो अप्रूव करना, हाँ कहना, या किसी को प्रोत्साहन देना, प्रशंसा करना, दीज आर वर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड एज एंटोनिम्स ऑफ व्हाट? एडमोनिशन। एडमोनिशन में क्या होता है? थोड़ा सा डांटना होता है, देखो करना है तो करना है, समझ गए। चलो चले नेक्स्ट वर्ड पे। चलो द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज डिरोगेटरी। डिरोगेटरी,
व्हाट डज डिरोगेटरी मीन? डिरोगेटरी मीन्स अपमानजनक। अगर कोई आपके लिए अपमानजनक शब्दों का यूज करता है तो आप क्या कह सकते हो? दैट ही हैज यूज्ड डिरोगेटरी वर्ड्स अगेंस्ट मी। डिरोगेटरी, डिरोगेटरी मतलब अपमानजनक। देखो सेंटेंस, हिज डिरोगेटरी कमेंट्स। ऐसी कमेंट्स, डिरोगेटरी मतलब अपमानजनक, बिलो द बेल्ट। डिरोगेटरी कमेंट्स अबाउट द टीम कॉज्ड अ ग्रेट डील ऑफ एंगर, है ना। जो अपमानजनक कमेंट्स उन्होंने टीम के बारे में की थी उसकी वजह से बहुत सारा गुस्सा लोगों को आया, है ना। एंगर, एंगर मतलब गुस्सा। मीनिंग क्या है इसको फिर? शोइंग क्रिटिकल और डिसरिस्पेक्टफुल एटीट्यूड, किसी की गलती निकालना या डिसरिस्पेक्टफुल। बेसिकली बहुत ज़्यादा मीनिंग में मत जाओ, बहुत सिंपल सा वर्ड है। डिरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? डिस्पैरेजिंग मतलब किसी को नीचा दिखा के बात करना। डिमीन करना मतलब फिर से नीचा दिखाना। इंसल्ट करना, अब इंसल्ट करने का मतलब तो आपको बताने की जरूरत नहीं है ना। किसी को इंसल्ट करना मतलब अपमान करना या नीचा दिखाना। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? अब किसी की प्रशंसा करना, प्रेज करना, राइट, या रिस्पेक्टफुली बात करना किसी को, या कॉम्प्लीमेंट्री बात करना। फ्लैटरिंग, फ्लैटरिंग का मतलब क्या होता है? फ्लैटरिंग मतलब किसी की बहुत तारीफ में कसीदे गिनना, दैट इज कसीदे पढ़ना, दैट इज कॉल्ड फ्लैटरिंग, है ना। बहुत तारीफ करना, यानी जो नहीं है वो भी कहना किसी के बारे में, वाह आप तो बहुत ही अच्छे हो, दैट इज कॉल्ड फ्लैटरिंग। अननेसेसरी की गई तारीफ, जो भी व्यक्ति नहीं है ऐसी ऐसी चीजें उसके बारे में बताना, दैट इज कॉल्ड फ्लैटरी, ठीक है। तो उससे कहते हैं फ्लैटरिंग। हाँ, और वर्ड कौन सा है लेकिन यहाँ पे? डिरोगेटरी। डिरोगेटरी मतलब अपमानजनक, और उसका अपोजिट होगा फिर फ्लैटरिंग में, यानी इतना मान देना जो व्यक्ति डिजर्व भी नहीं करता या वो करता भी नहीं होगा कुछ, ऐसी चीजें उसके साथ जोड़ देना, दैट इज फ्लैटरिंग। समझ गए? चले नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज कंपिटेंसीज। कंपिटेंसीज, कंपिटेंसीज का मतलब क्या होता है? कंपिटेंट है कोई व्यक्ति। अगर आप किसी काम के लिए किसी व्यक्ति को चुनते हो, आपको लगता है नहीं ये व्यक्ति कंपिटेंट है, मतलब ये व्यक्ति उस काम के लिए योग्य है, तो उसकी कंपिटेंसीज बहुत काम की है आपके लिए, मतलब उसकी योग्यताएं बहुत काम की है। तो कंपिटेंसी इसका मतलब होता है योग्यताएं। देखो सेंटेंस, शी डेमोन्स्ट्रेटेड स्ट्रॉन्ग कंपिटेंसीज इन बोथ लीडरशिप एंड इन कम्युनिकेशन। उसने क्या किया? उसने अपनी जो योग्यताएं हैं उसे डेमोन्स्ट्रेट किया। योग्यता किस में थी उसकी? लीडरशिप में योग्यता थी और कम्युनिकेशन में भी योग्यता, ठीक है। तो लीडरशिप और कम्युनिकेशन की कंपिटेंसीज उसने बताई। देखो मीनिंग देखो इसका, द स्किल्स एंड एबिलिटीज नीडेड टू परफॉर्म अ टास्क इफेक्टिवली। बहुत अच्छी तरह से किसी काम को कंप्लीट करने की जो स्किल होती है उसे हम कंपिटेंसी कहते हैं, योग्यता बेसिकली। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? आपकी कैपेबिलिटीज, क्वालिफिकेशंस या एक्सपर्टाइज। क्वालिफिकेशंस का मतलब यहाँ डिग्रीज नहीं हो गई सिर्फ, है ना। बहुत बार लोगों के पास डिग्रियां तो बहुत होती है लेकिन जितनी चाहिए उतनी कंपिटेंसीज नहीं है। यू आर क्वालिफाइड टू गेट अ सर्टन पोस्ट, दैट मीन्स यू हैव नेसेसरी कंपिटेंसीज देयर, है ना। आपके पास वो योग्यताएं हैं। आप अगर एक मैकेनिकल इंजीनियर बन के बाहर निकले हो तो आप मैकेनिकल इंजीनियर की तरह एक काम कर भी सकते हो, तभी आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री को कोई मतलब है ना। दैट मीन्स यू आर कॉम्पिटेंट। अगर आप सिर्फ डिग्री लेके बाहर निकले हो लॉकडाउन में और आपको काम कुछ नहीं आता हो तो देन यू आर इनकम्पिटेंट, है ना। आप अयोग्य हो, इनकम्पिटेंट हो। समझ गए? देखो एंटोनिम्स इसके क्या होंगे फिर? इनकम्पिटेंस, है ना। मैंने इनकम्पिटेंट कहा, वो एडजेक्टिव था। हमें कंपिटेंसी ये नाउन का एंटोनिम देखना है तो आएगा इनकम्पिटेंस या इनकेपेबिलिटी या इनएडिक्वेसी। इनएडिक्वेसी, एडिक्वेसी का मतलब सफिशिएंट अमाउंट में कुछ होना, दैट इज एडिक्वेट, उसी से बना है एडिक्वेसी। अब सफिशिएंट अमाउंट में कुछ नहीं है तो उसे हम कहेंगे इनएडिक्वेट या इनएडिक्वेसी। क्लियर? आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा अभी, कंपिटेंसी, योग्यता। चले नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज इंसेंस्ड। कौन सा वर्ड है? इंसेंस्ड। इंसेंस्ड का मतलब क्या होता है? इंसेंस्ड मतलब बहुत गुस्सा आना, बहुत गुस्सा ना। एंगर उससे बड़ा, एंगर से बड़ा गुस्सा इज इंसेंस्ड ना, किसी चीज में बहुत गुस्सा आना। देखो सेंटेंस, द ऑडियंस वॉज इंसेंस्ड बाय द पॉलिटिशियंस ऑफेंसिव रिमार्क्स। कोई पॉलिटिशियन है, अब उसने ऑफेंसिव रिमार्क दे दिया
मतलब कुछ गलत बोल दिया लोगों के बारे में, तो लोगों को में बहुत गुस्सा फूट पड़ा। अब ये गुस्सा एंगर की लेवल से ज़्यादा था, तो वो इंसेंस्ड, है ना। द ऑडियंस वॉज इंसेंस्ड, बहुत गुस्सा आया, मीनिंग वेरी एंग्री। देखो एंग्री से ज़्यादा वेरी एंग्री, और इनरैग्ड, इनरैग्ड का मतलब भी होता है बहुत गुस्सा आना। रेज, यहाँ जो वर्ड है ना वो है रेज, रेज मतलब गुस्सा, एंगर, क्या कहते हैं हम उसको, और एक वर्ड बहुत ज़्यादा एग्रेशन, दैट इज रेज। अब जिसमें इन लगा है मतलब होना उसमें, दैट इज इनरेज से फिर इनरेज्ड हो गया, इनरैग्ड या इनरेज्ड। क्लियर, रेज से ही बना है इनरेज्ड। सिनोनिम क्या होंगे इसके? इन्फ्यूरिएटेड, इन्फ्यूरिएटेड का मतलब फिर से बहुत गुस्सा आना। आउटरेज, अब यहाँ पे देखो रेज फिर से यहाँ पे भी है, रेज का मतलब गुस्सा, आउट का मतलब वो गुस्सा बाहर निकलना, तो जब गुस्सा बाहर निकलता है तो आउटरेज होता है। जैसे अभी भी हम फिर से उसी चीज़ पे जाते हैं क्योंकि वही बात चर्चा में है भी, इसलिए आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो किस्सा हुआ कोलकाता में, वहाँ पे आफ्टर द इंसिडेंट टुक प्लेस and it was found that the police did not do their duty properly, there was outrage from the people, यानी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा, बाहर आया, दैट इज आउटरीच। ठीक है, आइरेट, आइरेट का मतलब फिर से बहुत गुस्सा होता है, हाई लेवल का गुस्सा। ठीक है, एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? एंटोनिम्स है काम, शांत। अब गुस्से का अपोजिट कर लो, क्या होगा? शांति, कंपोज्ड या पीसफुल। क्लियर, समझ गए? इंसेंस्ड का मतलब फिर क्या होता है? बहुत गुस्सा। चले नेक्स्ट वर्ड पे चलो। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज एडक्वेसी, एडवोकेसी। एडवोकेसी के लिए समझने के लिए बहुत सिंपल सा वर्ड है एडवोकेट। एडवोकेट क्या करता है? एक एडवोकेट, व्हाट डज एन एडवोकेट डू? एडवोकेट क्या होता है? वकील, है ना। वकील क्या करेगा? आपका जो पक्ष है वो कोर्ट में रखेगा, आपका पक्ष जो भी है, आपको जो भी बाजू है, आपकी जो साइड है वो कोर्ट के सामने रखेगा। मतलब ये वकील है जो आपकी वकालत करता है। ठीक है, तो एडवोकेसी का मतलब क्या है? एडवोकेट क्या करता है? एडवोकेसी करता है। तो एडवोकेसी इज नथिंग बट किसी का पक्ष कोर्ट के सामने रखना या किसी के भी सामने रखना, मतलब वकालत करना। तो एडवोकेसी इज नथिंग बट वकालत करना। ठीक है, देखो सेंटेंस पढ़ेंगे पहले, बाद में मीनिंग पे आएंगे। हर स्ट्रॉन्ग एडवोकेसी फॉर एनवायरमेंटल राइट्स, है ना। अब वो किसकी वकालत कर रही है, किसकी एडवोकेसी कर रही है? एनवायरमेंटल राइट्स की, कि एनवायरमेंटल राइट्स है और वो लोगों के सामने वो रख रही है। तो कोई चीज किसी का पक्ष सामने रखना, दैट इज एडवोकेसी। अर्नड हर वाइड स्प्रेड रिकग्निशन, तो उसने क्या की? उसने एनवायरमेंटल राइट्स होते हैं, ये चीज लोगों के सामने रखी, इसलिए उसको बहुत रिकग्निशन मिला, पहचान मिली। ठीक है, क्या होगा मीनिंग फिर इसका? पब्लिक सपोर्ट और रिकमेंडेशन फॉर अ पर्टिकुलर कॉज और पॉलिसी। तो जब आप लोगों के सामने चीज को रखेंगे तो उसके लिए लोगों का सपोर्ट भी मिलेगा या रिकमेंडेशन मिलेगा कि नहीं बहुत अच्छा काम है ये। ठीक है, तो किसी भी चीज की वकालत करना, दैट इज एडवोकेसी। सिनोनिम क्या होगा इसका? प्रमोशन करना। देखो एग्जैक्ट सिमिलर वर्ड नहीं है लेकिन सिनोनिम्स है, एग्जैक्ट नहीं है। तो एडवोकेसी मतलब किसी का पक्ष रखना, प्रमोशन का मतलब है किसी चीज़ के बारे में लोगों को बताना, एडवर्टाइज करने जैसा होता है। ठीक है, या किसी चीज़ का सपोर्ट करना, बैक करना किसी को, किसी के पीछे खड़े रहना कि चलो आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ है, दैट इज ऑल्सो एडवोकेसी। आप किसी को सपोर्ट दे रहे हो, वो अपना पक्ष दे रहे हैं लोगों के सामने, आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, ये सिनोनिम है। एंटोनिम क्या होंगे इसके? कोई अगर अपना पक्ष रख रहा है तो उसको अपोज करो, तो अपोजिशन। डिसअप्रूवल या क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म का मतलब होता है दोष निकालना, किसी चीज में गलती निकालना, दैट इज क्रिटिसाइज करना। समझ गए? फिर एडवोकेसी का मतलब क्या होगा? एडवोकेसी मींस वकालत करना किसी चीज की। ठीक है, चले नेक्स्ट वर्ड पे चलो। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज रिकूप्ड। रिकूप्ड, रिकूप्ड का मतलब है कोई भी खोई हुई चीज को वापस पाना, रिकूप्ड, है ना। आपके हाथों से कुछ लॉस हो गया या गलती से कुछ लॉस हो गया, उसे वापस पाना, उसको फिर से हासिल करना, दैट इज कॉल्ड रिकूप। देखो सेंटेंस, द कंपनी
recouped its losses after implementing a new business strategy. कंपनी का जो भी लॉस हुआ था उन्होंने उसे वापस हासिल कर लिया, जो भी नुकसान हुआ था उसे क्या करके, एक नई स्ट्रैटेजी बना के, तो उसे रिकूप कर लिया, रिकवर कर लिया। रिकूप का मतलब क्या होता है फिर, रिकवर करना, ठीक है। देखो मीनिंग, टू रीगेन, देखो रीगेन है ना, और रिकवर समथिंग लॉस्ट और स्पेंट, जो गुम गया, मिस हो गया, उसे वापस से पाना, दैट इज रीगेन और रिकवर। सिनोनिम्स क्या होंगे, रिकवर ये देख लिया हमने पहले, रिक्लेम फिर से क्लेम करना, या रीगेन ये भी देख लिया है वैसे भी। चलो एंटोनिम्स क्या होंगे, दे दिया, हार गए, नुकसान हो गया, छूट गया हाथ से, गया तो गया, वापस नहीं आया। लॉस्ट या फॉरफीट, फॉरफीट का मतलब क्या होता है, फॉरफीट का मतलब होता है दे देना, ऐसे ही दे देना, दैट इज फॉरफीचर। फॉरफिट से ही फॉरफीचर बना है, तो फॉरफिट कर दिया। जैसे आप मैच खेल रहे हो, दो टीम से मैच खेल रहे हो, एक टीम ने बैटिंग की, अब आपकी बैटिंग आई और आपने देखा कि यार इतना बड़ा स्कोर है, कौन बैटिंग करेगा, हम तो वैसे ही हारने वाले, उनको बोल दिया चलो आपको दे दिया, जाओ आप जीत गए। आपने खेला ही नहीं और छोड़ दी मैच, उनको जीत दे दी, तो आपने क्या की, मैच फॉरफिट कर दी, समझ गए। या डिप्लीटेड, डिप्लीट का मतलब होता है कम होना, कोई भी चीज कम होना, ठीक। तो रिकूप का मतलब समझ गए, रिकूप मतलब फिर से हासिल करना। चले नेक्स्ट वर्ड पे, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज पैरिटी। वर्ड है पैरिटी। पैरिटी का मतलब होता है इक्वालिटी या सिमिलैरिटी। ये हर चीज के बारे में नहीं होता, जनरली पेमेंट के बारे में होता है या स्टेटस के बारे में होता है। आपने इसका एंटोनिम बहुत बार सुना होगा, डिस्पैरिटी। देयर आर लॉट ऑफ डिस्पैरिटीज। डिस्पैरिटीज मतलब डिससिमिलैरिटीज, है ना। डिस्पैरिटी ये एंटोनिम हो गया पैरिटी का। पैरिटी मतलब सिमिलैरिटी, ठीक है ना। पैरिटी इज नथिंग बट सिमिलैरिटी, सेम। देखो सेंटेंस आपको ध्यान में आएगा, द कंपनी मेड एफर्ट्स टू अचीव पैरिटी इन वेजेस फॉर मेन एंड विमेन। महिलाओं के लिए और पुरुषों में और महिलाओं में जो वेजेस है, वेजेस का मतलब क्या है, सैलरीज, इसमें पैरिटी आए, इसकी कोशिश कंपनी कर रही थी, है ना। पैरिटी है मतलब सिमिलैरिटी है। हमारे यहाँ पे भी अगर आप देखते हो तो देयर आर डिफरेंसेस इन दी वेजेस फॉर मेन एंड विमेन, है ना। खेतों में अगर आप काम देखो तो वहाँ पे जनरली एक मेल लेबर को पेमेंट ज़्यादा मिलेगा और एक फीमेल लेबर को उतना नहीं मिलता, तो देयर इज अ डिस्पैरिटी। वहाँ पे पैरिटी नहीं है, सिमिलर है क्या, वो नहीं है, देयर इज अ डिस्पैरिटी। पैरिटी का अपोजिट है एक्चुअली, मीनिंग द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल, सेम, है ना। स्पेशली इन स्टेटस और पे, स्टेटस में या पेमेंट में इक्वालिटी नहीं, इक्वालिटी होना इस पैरिटी होना, है ना, उसका अपोजिट होता है डिस्पैरिटी, जो यहाँ दिया हुआ है एंटोनिम में। पहले सिनोनिम्स देखेंगे, चलो। तो इक्वालिटी हो गया, इक्विवेलेंस हो गया या यूनिफॉर्मिटी हो गया, ये तीनों वर्ड्स आर वेरी इजी। एंटोनिम्स जैसे जिसकी शुरुआत ही हमने यहाँ से की थी कि पैरिटी का एंटोनिम क्या होगा, डिस्पैरिटी या इनइक्वालिटी या इम्बैलेंस। पेमेंट बैलेंस्ड है, दोनों के पेमेंट सेम है, लेकिन पेमेंट का इम्बैलेंस है, इसको बहुत ज़्यादा है, इसको कुछ नहीं है, बहुत कम है, समझ गए, तो डिस्पैरिटी होगी। समझ गया वर्ड पैरिटी। पैरिटी मतलब सिमिलैरिटी, सेम, इक्वल होना। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज मूटिंग या मूट करना। मूटिंग का मतलब होता है डिबेट करना। मूट करना मतलब डिबेट करना, चर्चा करना, वाद विवाद, दैट इज मूटिंग। आपने मूट कोर्ट सुना होगा ना, जो बच्चे लॉ की पढ़ाई करते हैं ना, उनका मूट कोर्ट होता है। मूट कोर्ट मतलब क्या, एक ऐसा कोर्ट जिसमें चर्चाएं होती हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मूट कोर्ट, ठीक। देखो सेंटेंस, द कमिटमेंट वॉज मूटिंग द पॉसिबिलिटी, कमिटमेंट नहीं, कमिटी है। द कमिटी वॉज मूटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ अ न्यू पॉलिसी टू एड्रेस द इशू। कमिटी क्या कर रही थी, कमिटी चर्चा कर रही थी, डिस्कशन कर रही थी कि एक नई पॉलिसी आ सकती है क्या, जिसकी वजह से इशू सॉर्ट हो जाए। तो इशू को सॉर्ट करने के लिए एक नई पॉलिसी पे मूटिंग कर रही थी। मूटिंग कर रही थी मतलब चर्चा कर रही थी। देखो मीनिंग, रेजिंग अ क्वेश्चन और टॉपिक फॉर डिस्कशन, चर्चा करना किसी चीज पे।
या किसी चीज को डिबेट करना, है ना, उस पर चर्चा करना, वाद विवाद होना। सिनोनिम्स, प्रपोज करना, यानी कोई कोई चीज किसी के सामने रखना कि चलो आओ इस पे चर्चा करें, उसे भी मूटिंग कर सकते। या डिबेटिंग, सीधे उस पर चर्चा करना या सजेस्ट करना। एंटोनिम क्या होंगे इसके? किसी चीज को सेटल कर देना, विषय समाप्त। अगर आपने किसी चीज पे चर्चा करने के लिए कोई मुद्दा सामने रखा है तो वो उस पर चर्चा होगी। उसका अपोजिट क्या हो सकता है? तो चर्चा चर्चा ही खत्म कर दो, विषय को, मुद्दा जो है उसको निपटा दो, खत्म, सेटल हो गया मैटर, तो मैटर सेटल कर देना, या मैटर को रिजॉल्व कर देना, या उसको कंक्लूड कर देना। कंक्लूड मतलब खत्म कर दो, रिजॉल्व मतलब सॉल्व कर दो। ठीक, तो समझ गए मूटिंग का मतलब? मूटिंग मतलब किसी मुद्दे को सामने रखना और उस पर चर्चा करना। चलो नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज क्वेस्ट। क्वेस्ट क्या होता है पता है क्या? क्वेस्ट मतलब कोई ऐसी चीज जिसे पाने की आपकी इच्छा है काफी दिनों से और आप जान से उसके पीछे पड़े हो। तो ऐसी कोई चीज जैसे नौकरी, सरकारी नौकरी के पीछे आप जा रहे हो, तो वो आपका क्वेस्ट है, जिसके पीछे आप लगे हुए हो, दैट इज क्वेस्ट। ठीक है, चलो देखो सेंटेंस, देखो इसका, इज लाइफ लॉन्ग क्वेस्ट फॉर नॉलेज। का क्वेस्ट किस चीज के लिए था? लाइफ लॉन्ग क्वेस्ट है, किस चीज के लिए? नॉलेज के लिए। मुझे नया नया कुछ रोज सीखने को मिले। आपका भी क्वेस्ट है ना, रोज नए नए वर्ड्स सीखने का क्वेस्ट है। बहुत बहुत अच्छे से आप सीख रहे हो, वेरी गुड। टुक हिम टू मेनी कंट्रीज एंड कल्चर्स। तो उसका जो क्वेस्ट था वो नॉलेज का था, और ऐसा नहीं नॉलेज यूट्यूब से ही सारा ज्ञान ले लिया, नहीं। ये कहाँ है? ये जा रहा है बहुत सारे कंट्रीज में और अलग अलग लोगों से मिल रहे हैं, कल्चर्स देख रहे हैं लोगों के नए नए, और वैसे अपना नॉलेज बढ़ा रहे हैं। शायद ये ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज है ना? तो लोगों से मिलना, प्रैक्टिकली लोगों से मिलते हो तो आप ज़्यादा सीख, राइट। चलो आगे, क्वेस्ट का मीनिंग क्या होगा? अ लॉन्ग और आर्ड्यूअस सर्च फॉर समथिंग, ना, किसी चीज के लिए लंबी खोज करना। आर्ड्यूअस, आर्ड्यूअस का मतलब हम पहले ही देख चुके हैं, टफ, ना, समथिंग दैट इज वेरी टफ, तो वो हो गया आर्ड्यूअस। सिनोनिम क्या होंगे इसके? परसूट, परसूट मतलब चीज का पीछा करना। क्या करना है? एक्चुअली पीछा नहीं कर रहा, पीछा करना मतलब वो आपको चीज मिल जाए इसका आप प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, दैट इज परस्यूट। मिशन कोई चीज आपका, या जर्नी, प्रयास, सॉरी प्रवास, दैट इज जर्नी। एंटोनिम क्या होंगे इसके? पीछे आ जाना, रिट्रीट। आप किसी के पीछे नहीं जा रहे, आप खुद पीछे आ रहे, नहीं चाहिए भाई वो चीज, छोड़ दो, बहुत मुश्किल है, ऐसा करेंगे तो उसे हम रिट्रीट कहेंगे। या अवॉइडेंस, किसी चीज को अवॉइड करना, निकल जाना। समझ गए? क्वेस्ट, ये वर्ड समझ गया? फिर क्वेस्ट मतलब क्या? किसी चीज को, किसी चीज के पीछे लगना ताकि वो चीज आपको मिल जाए। समझे? चले अभी नेक्स्ट पार्ट पे। अब क्या है, ये जो 10 वर्ड्स अभी हमने देखे, इसके बेसिस पे आपको क्या करना है? एक क्लोज टेस्ट अटेम्प्ट करनी है, और आपको बाकी सारी चीजें छोड़ के इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में देने हैं, राइट। कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स दो। ट्विस्ट ये वर्ड है, देखना यहाँ कहाँ यूज हो सकता है, तो देखना जरा। तो ये आपके ऑप्शंस है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ले लिया? हाँ, तो अभी ये क्लोज टेस्ट है, और जो 10 वर्ड्स हमने अभी देखे वो आपको यहाँ नीचे ऑप्शंस में दिए गए हैं। आपको क्या करना है? इनको सही जगह यूज करना है, इन सारे 10 वर्ड्स को। ठीक, चले। नाउ लेट अस नाउ मूव ऑन टू दी एडिटोरियल। तो ये है आज का एडिटोरियल, वाइड ओपन ऑन इंडियाज पैरालंपियंस। अभी कल ही पैरालंपिक्स खत्म हुए पेरिस में, और यहाँ पे इंडिया की टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। तो लेट अस सी आर्टिकल में क्या लिखा है। तो ये पैरालंपियंस के बारे में ही है, वाइड ओपन नाम से एडिटोरियल। तो फर्स्ट रीड द एडिटोरियल एंड देन वी विल डिस्कस इट। पढ़ लो इसको पहले।
चलो डन, पढ़ लिया, गुड। हाँ, क्या है फिर आज एडिटोरियल में अपने पास? वाइड ओपन ऑन इंडियाज पैरालंपियंस। हमारे पैरालंपिक में पार्टिसिपेट करने वाले जो भी पैरालंपियंस थे, जो भी पैरा एथलीट्स थे, उनके बारे में एडिटोरियल है। देखो क्या दिया है। फॉलोइंग द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ सेवरल नियर मिसेस इन द रीसेंट ओलंपिक्स, इंडियाज बेस्ट एवर शो ऑफ 29 मेडल्स फॉर एन 18th प्लेस फिनिश इन द पेरिस पैरालंपिक्स इज अ रीजन टू सेलिब्रेट। हमें खुशियां मनानी चाहिए किस चीज के लिए? क्योंकि अभी जो पैरालंपिक्स से पहले जो ओलंपिक्स हुए थे उनमें बहुत सी बार ऐसा हुआ कि हमारे जो एथलीट्स थे वो चौथे नंबर पे आए, यानी बहुत थोड़े से अंतर से उनका ब्रॉन्ज मेडल चूक गया, यानी ओलंपिक का मेडल चूक गया। बहुत बार ऐसा हुआ, तो वहां पे हमें बहुत दुख हुआ। लेकिन इस बार क्या हुआ पैरालंपिक्स में? क्या हुआ पैरालंपिक्स में? हमें टोटल 29 मेडल्स मिले, 29 मेडल्स। दिस इज इंडियाज बेस्ट एवर शो, अभी तक सबसे अच्छा प्रदर्शन है अपना। और इसलिए हम कौन से पोजीशन पे रहे? 18th पोजीशन पे रहे। 18th पोजीशन पे। साउथ कोरिया जैसे कंट्री से हम आगे निकल गए, अर्जेंटीना जैसी कंट्री से आगे निकल गए हम पैरालंपिक्स में, ठीक है। तो इसीलिए हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। फ्रॉम 4 मेडल्स, सिर्फ 4 मेडल्स थे, एंड 43rd स्पॉट और 43वां नंबर था इन रियो 2016। ये 2016 की बात है। अभी से सिर्फ 8 साल पहले हमारी सिचुएशन ऐसी थी कि पूरे पैरालंपिक्स में हम सिर्फ 4 मेडल जीत सकते थे। 4, इससे ज़्यादा तो मेडल्स हमने पिछले सोमवार को जीत लिए थे, सबसे ज़्यादा मेडल्स, है ना। लास्ट मंडे, हाँ शायद लास्ट मंडे को हमने बहुत मेडल्स जीते। एक दिन में हमने 7 मेडल्स उस दिन। तो रियो 2016 में क्या हुआ था? 43rd रैंक था हमारा, और हमने सिर्फ 4 मेडल जीते थे। तो 19 मेडल्स एंड 24th रैंक इन टोक्यो 2020। वहां से 2020 टोक्यो पैरालंपिक्स में हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, 4 से एकदम 19 पे पहुंचे हम लोग, और हमारा 24वां रैंक था टोक्यो ओलंपिक्स में, जो 4 साल पहले हुआ। दिस इज अ सिग्निफिकेंट एसेंट। एसेंट मतलब ग्रोथ, बढ़त, ठीक है, एसेंट, and depicts the Indian Paralympians' constant improvement in sync with the increased government support। ये एक बहुत ही तगड़ी चढ़ाई हमने चढ़ी है, या ना, हमारा जो एसेंट हुआ है ये बहुत अच्छा है हमारे पैरा एथलीट्स का, इंडियन पैरालंपियंस का। और ये कांस्टेंट इंप्रूवमेंट जो हो रही है, दैट इज इन सिंक। इन सिंक का मतलब है उसके हिसाब से, साथ में, बराबर है, बिल्कुल साथ में। किस चीज के साथ में? विथ इंक्रीज्ड गवर्नमेंट सपोर्ट। सरकार का जो सपोर्ट पैरालंपियंस को मिल रहा है, पैरालंपियंस को नहीं, ओलंपियंस को भी, सारे एथलीट्स को बहुत तगड़ा अभी सपोर्ट सरकार की तरफ से मिल रहा है कि आप इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म करो। तो उसके हिसाब से हमारे पैरालंपियंस ने खेल भी दिखाया, ठीक। सिंस द चैलेंजेस आर डिफरेंट, है ना, रेगुलर जो एथलीट्स होते हैं उनके हिसाब से पैरा एथलीट्स के चैलेंजेस बहुत अलग होते हैं। इट मे नॉट बी फेयर टू कंपेयर द अचीवमेंट्स ऑफ द पैरा एथलीट्स विद दोज इन द ओलंपिक्स, क्योंकि पैरा एथलीट्स के बहुत अलग चैलेंजेस है। तो ये सारे चैलेंजेस को, क्योंकि जनरली जो कंप्लीटली एबल्ड लोग होते हैं उनके सामने भी चैलेंजेस है, ऑफ कोर्स बहुत चैलेंजेस है, पर पैरा एथलीट्स के सामने और अलग टाइप के चैलेंजेस है। और इसलिए इन दोनों को कंपेयर करना बिल्कुल बराबर नहीं है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि ओलंपिक्स में इतने ही मिले या पैरालंपिक्स में देखो कितने मिल गए, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों के चैलेंजेस एकदम अलग है। इंडियाज परफॉर्मेंस इन दी 2024 पैरालंपिक्स रिफ्लेक्ट्स इट्स पैरा एथलीट्स क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस डिस्पाइट द अनइमेजिनेबल ऑड्स दे फेस। हमारी देश का जो ये पैरालंपिक्स में परफॉर्मेंस हुआ है, उससे हमें क्या पता चलता है? ये दिखता है कि हमारे जो पैरा एथलीट्स है उनकी जो क्वेस्ट है, क्वेस्ट मतलब वो एक्सीलेंस के पीछे का, किस चीज़ की क्वेस्ट है? क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस, कि वो एक्सीलेंस के पीछे इतने जी जान से लगे हुए हैं कि, और बहुत जी जान से लगे हुए हैं, और किसके बावजूद? डिस्पाइट मतलब बावजूद, किसके बावजूद? अनइमेजिनेबल ऑड्स दे फेस, है ना। इतनी जो मुश्किलें, ऑड्स का मतलब होता है मुश्किलें, इतनी जो मुश्किलें वो फेस कर रहे हैं, उसके बावजूद वो एक्सीलेंस का पीछा नहीं छोड़ रहे। ये हम सबके लिए एक मोटिवेशन है, सबके लिए, है ना। हम जितने भी लोग
अभी ये पढ़ रहे होंगे कहीं पे या जिन्होंने पैरालंपिक्स देखी है, उनके लिए हमारे पैरा एथलीट्स सारा बिगर मोटिवेशन, आई थिंक बहुत ही बड़े मोटिवेशन है हमारे, बाकी सारी चीज़ों से बड़ा मोटिवेशन है, बिगर मोटिवेशन। ऑफ द 7 गोल्ड, 9 सिल्वर एंड 13 ब्रॉन्ज मेडल्स, द मेजॉरिटी 17 इन ऑल केम फ्रॉम पैरा एथलेटिक्स। टोटल 29 मेडल्स मिले, जिनमें हमको 7 तो गोल्ड मेडल्स हैं, 9 सिल्वर मेडल, 13 ब्रॉन्ज मेडल, तो टोटल ये जो और ये जो 29 है, इनमें से 17 मेडल्स पैरा एथलेटिक्स में मिले हैं हमको, एथलेटिक्स में मिले हमको ज़्यादा मेडल्स, 17 मेडल्स मिले हैं टोटल। द जैवलिन थ्रोवर्स सबसे ज़्यादा कहाँ मिले? जैवलिन थ्रोवर्स एंड हाई जंपर्स कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट विथ 4 मेडल्स इन डिफरेंट कैटेगरीज क्लासिफाइड एज इम्पेयरमेंट्स, है ना। तो हमें सबसे ज़्यादा मेडल्स मिले जैवलिन में और हाई जंप में। पैरा बैडमिंटन जिसमें हमको 5 मेडल्स मिले, पैरा शूटिंग में 4, पैरा आर्चरी में 2 और पैरा जूडो में 1 मेडल मिला। कंप्लीटेड द कंट्रीज मेडल टैली। और फिर बाकी स्पोर्ट में, यानी देखो 17 मेडल्स कहाँ मिले हमको? एथलेटिक्स में, और बाकी के स्पोर्ट्स में मिले, यानी पैरा बैडमिंटन में मिले कुछ, पैरा शूटिंग में, पैरा आर्चरी और पैरा जूडो में बाकी के मेडल्स मिले। समझ गए ये? क्लियर पहला पार्ट। चलो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। तो अभी पढ़ो इसको, देन वी विल डिस्कस इट। चलो पढ़ लिया। और देखो अगर पढ़ना नहीं हो रहा होगा तो क्या करना है, पॉज करके पढ़ लेना, ठीक। मैं शुरू करता हूँ। चलो तो आई होप पढ़ लिया होगा अभी। क्या है फिर? शूटर अवनी लेखारा एंड जैवलिन थ्रोअर सुमित अंतिल who set a new Paralympic record defended their gold medals, है ना। गोल्ड मेडल डिफेंड किए, मतलब 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में भी अवनी लेखारा को और सुमित अंतिल ने गोल्ड मेडल जीता था। इन दोनों ने भी गोल्ड जीता था। और इस बार तो सुमित अंतिल ने, इन दोनों ने इस बार भी गोल्ड जीता है। सुमित अंतिल ने तो पैरालंपिक रिकॉर्ड बना दिया नया, ठीक है। डिफेंडेड देयर गोल्ड मेडल्स, है ना। अवनी लेखारा कौन है? शूटिंग करती है, और सुमित अंतिल जैवलिन थ्रोअर है। हाई जंपर मरियप्पन थेंगावुलु क्लेम्ड हिज 3rd सक्सेसिव मेडल। थेंगावुलु ने 2016 के भी पैरालंपिक्स में मेडल जीता, 2020 में टोक्यो में भी जीता, और अभी 2024 में भी पेरिस ओलंपिक्स में मेडल जीता है। 17-year-old armless archer शीतल देवी became the youngest Indian to win a medal and हरविंदर सिंह won the first पैरा आर्चरी गोल्ड। हमारे लिए पहला जो पैरा आर्चरी में का जो गोल्ड मेडल है वो हरविंदर सिंह ने जीता। और 17 साल की शीतल देवी, जिनको हाथ नहीं है ना, वो तीरंदाजी करती है लेकिन पैरों से, उन्होंने इंडिविजुअल में मेडल जीतने से वो चूक गई, जिसका दुख तो बहुत है, पर फिर भी मेडल तो वो लेके आई। वो टीम इवेंट में उनको मेडल मिला, है ना। तो राकेश कुमार के साथ वो खेल रही थी और उसमें उनको टीम इवेंट में मेडल मिला है। सो शी बिकेम द यंगेस्ट इंडियन टू विन पैरालंपिक्स मेडल। 17 साल में पैरालंपिक्स का मेडल मिल गया। देखो, प्रीति पाल bagged India's first ever track medal as she picked up a bronze in women's 100 meter T35 event, followed by another in 200 meter. प्रीति पाल ने भी पहला ही, ऐसा बहुत बार बहुत सारे खेलों में हुआ है कि हमको पहले मेडल मिले, पहली बार हमको मेडल मिला,
जैसे फॉर एग्जांपल किसमें था अभी, हाँ, हरविंदर सिंह का जो पैरा आर्चरी में गोल्ड मेडल मिला, वो पहला हमारा पैरा आर्चरी का गोल्ड है। प्रीति पाल ने जो मेडल जीता है ब्रॉन्ज मेडल, वो रेसिंग में का, रनिंग में का, 100 मीटर की ट्रैक में का हमारा पहला मेडल है, पहला मेडल। इससे पहले कभी हमको उसमें मेडल नहीं मिला था, है ना। उन्होंने 100 मीटर में तो जीता ही, T35 इवेंट में, और फिर दूसरा जीता 200 मीटर में। कपिल परमार कैप्चर्ड इंडियाज फर्स्ट एवर पैरा जूडो मेडल। पैरा जूडो में भी हमारा पहला ही मेडल था जो कपिल परमार ने जीता, और ये तो अभी आई थिंक 6 तारीख की बात है, 6 सितंबर की। नागालैंड 40-year-old आर्मी मैन होकाटो सीमा, who shone as a shot putter despite losing a leg in the line of duty in the prime of his youth, cornered glory to underscore the indomitable human spirit. Indomitable का मतलब होता है जिसे हराया नहीं जा सकता। ऐसी स्पिरिट है, ऐसा उत्साह है, ऐसी उमंग है इनमें, इन पैरा एथलीट्स में, कि जिनको हराना मुश्किल है। और उसका उदाहरण कौन है, ये कहाँ गए, हाँ, होकातो सीमा। होकातो सीमा ये आर्मी में थे, बहुत यंग उम्र में ऐसा हुआ कि अपना काम करते वक्त, अपनी ड्यूटी करते वक्त एक मुठभेड़ में इनकी टांग चली गई, एक टांग, और इसकी वजह से ये डिसेबल्ड हो गए, जिसकी फिर उन्होंने सोचा, फिर ये शॉट पुट में अपना हाथ आजमाया इन्होंने, और पैरालंपिक्स में हिस्सा लिया, और अभी देश का नाम वहाँ पे भी रोशन किया। देखो तो इन्होंने शॉट पुट यानी गोला फेंक में मेडल जीता है। नाम क्या है, होकातो सीमा। ठीक। ओवरऑल द स्पेक्टेटर्स रिस्पॉन्स टू द पैरालंपिक्स 2024 वॉज हार्ट वार्मिंग। हार्ट वार्मिंग मतलब दिल को छूने वाला, खुश करने वाला। किसका रिस्पॉन्स, स्पेक्टेटर का। लोग भी बहुत देखने आए। ऐसा नहीं हुआ वहाँ पे फ्रांस में कि अरे यार ये तो मेन ओलंपिक्स नहीं है, पैरा ओलंपिक्स, ऐसा नहीं था। बहुत लोग वहाँ पे स्टेडियम में ये पैरालंपिक्स देखने को पहुँचे। ऑर्गेनाइजर्स सोल्ड ओवर 2 मिलियन टिकट्स फॉर द गेम्स। 2 मिलियन, 20 लाख से ज़्यादा टिकट्स ये पैरालंपिक्स गेम्स के लिए बिकी। द स्टैड डे फ्रांस, है ना, ये स्टेडियम है जहाँ पे पैरालंपिक्स हो रहे थे। द स्टैड डे फ्रांस witnessed a near capacity crowd thronging the iconic venue daily to watch the sport heroic efforts. क्या कहा यहाँ पे, जो स्टेडियम था ये स्टैड डे फ्रांस में, वहाँ पे नियर कैपेसिटी का मतलब होता है ऑलमोस्ट फुल भरा होता था स्टेडियम, यानी हर एक सीट ऑक्यूपाइड रहती थी। नियर कैपेसिटी का मतलब है थ्रॉन्गिंग द आइकॉनिक वेन्यू। थ्रॉन्गिंग मतलब वहाँ पे भीड़ करना, भीड़ हो जाती थी लोगों की ये सब देखने के लिए। It was a huge encouragement for 4,400 plus para athletes competing in 549 medal events in 22 sports. तो ये सारा जो हुआ, वो जो स्टैड दे फ्रांस था, यहाँ पे कितने एथलीट्स जमा हुए थे, 4,400 एथलीट्स थे, जो 549 इवेंट्स में जिन्होंने हिस्सा लिया, और टोटल 22 अलग अलग स्पोर्ट्स के ये इवेंट्स हुए। might contribute to the growth and acceptability of para sports। और शायद इसी से ही पैरा स्पोर्ट्स को और ज़्यादा स्वीकार्यता मिलेगी, लोग और ज़्यादा पहचान मिलेगी, स्वीकार्यता मिलेगी। लोग इसको कम दर्जे का नहीं आंकेंगे, उसी पेडेस्टल पे, उसी लेवल पे रखेंगे जहाँ पे रेगुलर ओलंपिक्स रखते हैं हम लोग। ठीक, चलो लास्ट पार्ट है, जस्ट गो थ्रू इट क्विकली एंड देन वी विल डिस्कस इट। ठीक, पढ़ लिया, बहुत छोटा सा पार्ट है। क्या दिया है पार्ट में, इट कॉम्प्लीमेंटेड द फ्रेंच ऑथोरिटीज अटेम्प्ट टू मेक द पैरालंपिक्स मोर इंक्लूसिव। ये जो सारा लोगों का जो हुजूम वहाँ पे उमड़ा था, उसे हमें क्या पता चलता है कि जो फ्रेंच ऑथोरिटीज़ थी, इन्होंने जो प्रयास किए थे, जो प्रयत्न किए थे कि पैरालंपिक्स ज़्यादा इंक्लूसिव हो मतलब सर्वसमावेशक हो, सबको साथ ले, है ना। इसका जो प्रयास किया था फ्रेंच ऑथोरिटीज़ ने, वो सफल रहा।
विच इज एपेरेंट, एपेरेंट मतलब ऑब्वियस, जो दिख रहा था। क्या दिख रहा था? विच वॉज एपेरेंट फ्रॉम, यानी वो इंक्लूसिव करने की कोशिश कर रहे थे। ये किससे दिख रहा था ये बताना, किससे दिख रहा था? इट वॉज एपेरेंट फ्रॉम एम्ब्लेम, मैस्कॉट एंड मोटो गेम्स वाइड ओपन। जो एम्ब्लेम बनाया था, जो मैस्कॉट था और जो मोटो था, मोटो कौन सा था? गेम्स वाइड ओपन। इससे ये पता चलता है कि ये सबको साथ लेके चलने वाला इवेंट था, यूज फॉर दी ओलंपिक्स, ओलंपिक्स के लिए जो यूज हुआ था। इनमें डिफरेंस पता है कि आपको? एम्ब्लेम, मैस्कॉट और मोटो में। अभी मैकडोनल्ड्स को इमेजिन करो, मैकडोनल्ड्स पता है सभी को, मैकडोनल्ड्स का एक सिंबल है ना, ये हो गया उसका एम्ब्लेम, मैकडोनल्ड्स का एम, ठीक है। तो ये जो सिंबल है, दिस डोनेट्स मैकडोनल्ड्स। फिर आपको पता होगा कि मैकडोनल्ड्स के शॉप के बाहर एक व्यक्ति, एक जोकर जैसा व्यक्ति बैठा हुआ दिखता है ना, एक पुतला बना होता है। अब उसे भी देख के आप पहचान लेते हो कि ये मैकडोनल्ड्स वाला बंदा है, ठीक है ना। तो उसे हम मैस्कॉट कहेंगे। वो जो पुतला हो गया वो हो गया मैस्कॉट। और मोटो का मतलब होता है टैगलाइन, है ना, जैसे आई एम लविंग इट, ये मैकडोनल्ड्स का टैगलाइन है, मोटो है, समझ गए? तो ये डिफरेंस है एम्ब्लेम, मैस्कॉट और मोटो में, समझ गए? चलो, तो द सक्सेसफुल कंडक्ट of the Paris Paralympics and the Indians praiseworthy performance to draw more government and corporate support। जो हमने इतना अच्छा परफॉर्म किया और पैरालंपिक्स का इतना सक्सेसफुल कंडक्ट हुआ, इससे क्या होना चाहिए? अब सरकार से और कॉरपोरेट से भी इन सपोर्ट आना नहीं चाहिए सिर्फ, अभी ये सपोर्ट बढ़ना चाहिए, ये कह रहे हैं ऑथर। फॉर दीज एथलीट्स इन इंडिया टू इंश्योर इम्प्रूव्ड शोज ऑन द फील्ड एंड अ बेटर लाइफ एज अ पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम। अब इन पैरा एथलीट्स के लिए, और यही नहीं, इनके अलावा जो भी अभी पैरा ओलंपिक्स में आगे हिस्सा लेने का कोशिश करेंगे, या ऐसे एथलीट जो किसी भी स्पोर्ट में हिस्सा लेने की कोशिश करेंगे, उनके लिए सरकार की तरफ से और कॉरपोरेट की तरफ से ज़्यादा सपोर्ट होने की आशा, गुंजाइश अब ऑथर को भी दिख रही है, जिसकी वजह से क्या होगा? इनका फील्ड में भी परफॉर्मेंस अच्छा होगा और ये मेन स्ट्रीम का भी उसी तरीके से सब बन पाएंगे, ठीक। तो दिस वाज दी एडिटोरियल। अब इस एडिटोरियल पे आपके लिए कुछ सवाल हैं, बहुत सिंपल से सवाल है। देखो क्या दिया है, क्या है पहला सवाल? विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स शोड दैट द पेरिस पैरालंपिक्स वेर मोर इंक्लूसिव। पेरिस पैरालंपिक्स ज़्यादा इंक्लूसिव थे, ये किन चीज़ों से पता चलता है, ठीक है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। बाद में सवाल है आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट पेरिस ओलंपिक्स वाज अ बिग सक्सेस इन फ्रांस। फ्रांस में तो ये बहुत सक्सेसफुल था, ये किस चीज़ से पता चलता है? तो ये ऑप्शंस आपको बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, एक वर्ड है आपके लिए दिया हुआ इनडोमिटेबल। ये इनडोमिटेबल का नियरली सेम मीनिंग का वर्ड आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि इन सिंक विथ, ये फ्रेज है, तो इन सिंक विथ का क्या मतलब है? इनमें से एक ऑप्शन चूज करना है। और पांचवा क्वेश्चन है, हु वॉन द फर्स्ट एवर ट्रैक मेडल एट पेरिस पैरालंपिक्स फॉर इंडिया। पेरिस पैरालंपिक्स में किसने पहला ट्रैक मेडल जीता? तो आई होप ये एकदम आइडिया क्लियर हो गई होगी अभी, है ना। तो यहीं रुकेंगे फिर आज, और हम अगले 3 दिन नहीं मिलने वाले। तो अब जो क्लास होगा वो होगा फ्राइडे को, हम डायरेक्ट अभी फ्राइडे के दिन मिलेंगे, ठीक। तो यहीं रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।